यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। इसमें आज की क्लास में हम आपदे का आकलन करने वाले हैं। तो इसका एक वीडियो मेरा आ चुका है क्लास नंबर 111 के नाम से। ठीक है, तो आज उसका कुछ हिस्सा बचा हुआ है, तो इसको दिवस 2 की क्लास में पढ़ेंगे हम। ठीक है, कुछ प्रश्न हमने पिछली क्लास में देख लिए थे यहाँ तक। ठीक है, इसका अगला हिस्सा है ये। तो प्यारे बच्चों, आपको यहाँ से सिर्फ और सिर्फ सीखना है। यहाँ से आप अपनी वर्कबुक ना भरें। जब आपके स्कूल में आपदे का आकलन लिया जाए, जब आपके शिक्षक कहें, तब उनके सामने आपको ये हल करना है। समझ गए? किसी भी कीमत पर आप स्वयं इसको वर्कबुक में ना भरें, बस सीख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 5, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। आपकी पाठ्य पुस्तक में बेटा एक पाठ है प्रार्थना के नाम से, पाठ 1, उसमें से ये प्रश्न लिया गया है। तो दिवस 1 से लेकर के सप्ताह 1 से लेकर के सप्ताह 19 तक जो कुछ आपने पढ़ा है, सप्ताह 1 से लेकर के 19 तक, उसके हर एक पाठ से कुछ न कुछ प्रश्न इस आवधिक आकलन में पूछे जा रहे हैं। प्रार्थना कविता का सार अपने शब्दों में लिखिए। तो प्रार्थना कविता में क्या क्या होता है वो सब आपको लिखना है। प्रार्थना कविता में कवि भारत में जन्म लेने पर प्रभु का उपकार मान रहा है। प्रभु का उपकार के मैं भारत में रहता हूँ, ऐसी लाइन है उसमें। वह प्रकृति, पुरुष, पशु सबको अपना सगा गिनता है। वह बापू का सपना पूरा करने के लिए बल मांगता है। भारत के जल, पवन, अन्न, माटी के लिए प्रभु का उपकार मान रहा है। ये सारी की सारी चीज़ें पाठ 1 से ली गई हैं। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, नेहरू जी ने अपनी पुत्री को लिखे पत्र में ठीक बात का निश्चय करने के लिए कौन सा उपाय बताता था? तो बेटा ये 17 सप्ताह या 18 सप्ताह पे है, पिता का पत्र पुत्री के नाम। तो वहाँ से ये प्रश्न लिया गया है। नेहरू जी ने अपनी पुत्री को लिखे पत्र में ठीक बात का निश्चय करने का उपाय बताया है कि तुम कोई भी काम ऐसा न करना जिसे दूसरों के छिपाने की इच्छा तुम्हारे मन में उठे। ठीक है, हमको कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिसको हमें दूसरों से छिपाना पड़े। अगला प्रश्न है जो पाठ 9 से लिया गया है, नर्मदा की आत्मकथा। नर्मदा द्वारा अपनी आत्मकथा में नर्मदा कुंड से दूध धारा तक का वर्णन किस प्रकार किया गया है? तो नर्मदा की आत्मकथा ये पाठ आपने पढ़ा होगा और सप्ताह में इसको हल भी किया होगा। तो नर्मदा कुंड से दूध धारा तक का वर्णन कैसे किया गया वो लिखना है। नर्मदा द्वारा बताया गया है कि मैं नर्मदा कुंड से निकलकर पतली धारा के रूप में कपिल आश्रम तक आती हूँ। यहाँ से कपिल धारा प्रपात के रूप में नीचे गिरती हूँ। कुछ आगे चलकर मेरा छोटा सा प्रपात है जिसकी गिरती हुई धारा दूध के समान प्रतीत होती है, इसलिए इसका नाम दूध धारा है। तो ये पूरा का पूरा हमने पाठ 9 नर्मदा की आत्मकथा से लिया हुआ है। इसके बाद अगला प्रश्न है खूंटे का घोड़ा नामक पाठ से। बंजारे ने पड़ोसियों से क्यों कहा, देखो भाइयों कैसा अंधेर है? ये शब्द बंजारे ने क्यों कहे? तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे, बंजारे ने पड़ोसियों से कहा देखो भाइयों कैसा अंधेर है, क्योंकि वह ठग बंजारे के घोड़े ने जिसको जन्म दिया उसे जबरन अपना घोड़ा बता रहा था और कह रहा था कि इसे खूंटे ने जन्म दिया है। तो बंजारा कहता है दो कितनी अंधेर है, खूंटा कभी बच्चे को जन्म दे सकता है क्या? तो ये कहानी जरूर आपने पढ़ी होगी। अगला आता है मौखिक। ये जो आकलन है 2 हिस्सों में होता है, लिखित और मौखिक। अब इन सब प्रश्नों के उत्तर आपको मौखिक रूप से अपने शिक्षक को बताने हैं। तो प्रश्न क्रमांक 1, चित्र दिखाकर प्रश्नों के उत्तर पूछें। तो कोई भी 5। यहाँ प्रश्न दिए गए 8,
ये प्रश्न है, चित्र आपके सामने है, ये चित्र देखो। इन प्रश्नों के उत्तर आपको शिक्षक को देने हैं। ठीक है। झोपड़ी में महिला क्या कर रही है? तो बेटा ये पानी के घड़े रखे हुए हैं, तो कुछ न कुछ ये ठंडा पानी या शरबत वगैरह कुछ पिला रही है बच्चों को। आप देख सकते हो ठंडा पानी पिला रही है। ठीक है, तो अपने शिक्षक को बता दोगे ये महिलाएं हैं, जो दादी हैं, वो बच्चों को ठंडा पानी पिला रही हैं। इस चित्र में क्या दिखाने का प्रयास किया गया है? तो इस चित्र में ये प्रयास किया गया है कि हमें लोगों की सेवा करनी चाहिए। मैदान में बहुत से बच्चे खेलते हैं, उनको प्यास लगती है, तो उनको पानी पिला करके सेवा करनी चाहिए। प्रश्न 3 है, दूसरों की सेवा के और कौन कौन से कार्य हो सकते हैं? तो दूसरों की सेवा के लिए कई बार आपने देखा होगा कि गर्मी के मौसम में पेड़ लगा दीजिए आप रास्ते में, सड़क के किनारे, तो गर्मी के मौसम में लोग उसकी छांव में बैठ सकते हैं। ठीक है। पशुओं के लिए तालाब वगैरह बनते हैं, तो पशु उसमें पानी पी सकते हैं, कुत्ता, गाय, बकरी, भेड़ जो भी हैं, है ना, तो ये काम भी कर सकते हैं। और सर्दी के मौसम में हम सेवा के लिए अपने पुराने कपड़े जो अपने प्रयोग में कम आते हैं, नए कपड़े भी दे सकते हो, तो उन लोगों के लिए बांट सकते हैं जिनके पास कपड़े पहनने के लिए नहीं है। ठीक है। चित्र में प्रश्न नंबर 4, दिखाए गए पेड़ का नाम क्या है? तो ये पेड़ किसका है आप देख सकते हो बेटा। तो ये जटाएं निकल रही नीचे की तरफ पेड़ से, ऐसे, है ना, तो इस प्रकार की जटाएं निकलती है बेटा बरगद के पेड़ से। किससे निकलती हैं? बरगद के पेड़ से। ठीक, तो आप बता सकते हो ये पेड़ बरगद का है। प्रश्न 5, झोंपड़ी में बरसात से बचने के लिए क्या उपाय किया जाता है? आप जानते हो जब झोंपड़ी बनती है तो बरसात से बचने के लिए उसमें क्या उपाय करते हैं? बेटा एक प्लास्टिक चढ़ा देते हैं, उस पर क्या चढ़ा देते हैं? प्लास्टिक लगा देते हैं झोंपड़ी के ऊपर, जिससे बारिश का पानी अंदर नहीं आता है। कई जगह इस प्लास्टिक की पन्नी को कहते हैं तिरपाल लगा देते हैं। ठीक, अगला है, गर्मी में कैसे कपड़े पहनना चाहिए? प्रश्न क्रमांक 6, तो गर्मी में हमें बेटा सूती कपड़े, कैसे कपड़े? सूती कपड़े और पतले होने चाहिए। कैसे? सूती कपड़े या पतले कपड़े पहनने चाहिए। याद रहेगा प्यारे बच्चों। और खुले हुए ढीले वस्त्र हों जिनमें हवा अच्छी लगे, गर्मी कम लगे, और सफ़ेद रंग के हों तो और अच्छा है बेटा, क्योंकि सफ़ेद रंग में गर्मी सबसे कम लगती है। ठीक है, तो इस प्रकार के कपड़े हम गर्मी के मौसम में पहनते हैं। प्रश्न क्रमांक 7, पानी का अधिक उपयोग किस मौसम में होता है? तो बेटा पानी का सबसे अधिक उपयोग बेटा गर्मी के मौसम में ही होता है, तो इसका जवाब है गर्मी के मौसम में। प्रश्न क्रमांक 8, पानी की बचत किस तरह की जाती है? तो बेटा ये आपके ऊपर डिपेंड है बेटा। कोई लोग अपने ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल धोने के लिए बहुत सारा पानी बर्बाद कर देते हैं, मोटर को चालू रखते हैं। ठीक है, तो आप पानी की बचत कर सकते हो कि ट्रैक्टर धोया, मोटरसाइकिल धोई, उसी पानी को पेड़ों में दे दो, तो पानी की बचत हो जाएगी। जब ब्रश कर रहे हैं तब नल चालू कर देते हैं और पानी फैलता रहता है, आप ब्रश करते रहते हो, तो जितनी ज़रूरत हो उस समय के लिए नल चालू करो, बाकी वक्त में बंद कर दो। ठीक है ना, तो इस तरीके छोटे छोटे कामों के द्वारा हम पानी की बचत कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, धारा प्रवाह पठन है, ये आपको पढ़ना है। जितने शब्द आप अच्छे से पढ़ पाएंगे उसके सामने शिक्षक, मान लो आपने 30 से 40 शब्द पढ़े, तो यहाँ पर शिक्षक आपके राइट का निशान लगा देंगे। अगर 10 से 14 शब्द पढ़ पाए तो सर आपके शिक्षक यहाँ पर निशान लगाएंगे। तो ये आपको उनके सामने पढ़ना है। बालक छत्रसाल में साहस, आत्मविश्वास, वीरता और निर्भयता के गुण कूट कूट कर भरे थे। कौन कौन से गुण थे यहाँ देख लीजिए। इनके आधार पर आगे प्रश्न भी पूछे जाएंगे। वे एक घोड़े पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। रास्ते में एक मंदिर दिखाई पड़ा, वहाँ मेला लगा था। तो मेला कहाँ लगा था? मंदिर पे। मेले में आसपास के गांवों के नर नारी आ जा रहे थे। मुगल सैनिकों ने छत्रसाल को मेले में जाने से रोका। मुगल मतलब उस समय जो शासक थे वो मुगल थे, मुसलमान थे। उनके सैनिकों ने छत्रसाल को मेले में जाने से रोका।
जब छत्रसाल ने उन्हें गुस्से में ललकारा और उनको मार गिराया, बचे हुए सैनिक जान बचाकर भाग निकले। लोग छत्रसाल की वीरता देखकर दंग रह गए। सभी ने दांतों तले उंगली दबा ली। दांतों तले उंगली दबाने का मतलब होता है आश्चर्य होना। ठीक है, कि एक छत्रसाल ने सभी मुगल सैनिकों को मारकर भगा दिया है। इतना पढ़ने के बाद आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कोई सी भी 2 प्रश्नों के उत्तर जो आपसे शिक्षक पूछें। तो बालक छत्रसाल में कौन कौन से गुण थे, तो आप बता सकते हो बालक छत्रसाल में साहस, आत्मविश्वास, वीरता, निर्भयता, ये गुण थे। लोग छत्रसाल की वीरता देखकर दंग क्यों रह गए? क्योंकि अकेले छत्रसाल ने मुगल सैनिकों को मारकर भगा दिया, इसलिए लोग दंग रह गए। मौखिक प्रश्न बेटे सारे के सारे। प्रश्न क्रमांक 3, मुगल सैनिक ने छत्रसाल को मेले में जाने से क्यों रोका होगा? हो सकता है कि उनको लगा होगा ये कोई सैनिक है, मेले में क्यों जा रहा है, इसको मेले में न जाने दिया जाए। घोड़े पर बैठ के आया है तो कोई बड़ा आदमी हो सकता है, मेले में क्यों जा रहा है, इस तरीके का कोई कारण हो सकता है। मेला कहाँ लगा था? तो मेला बेटा मंदिर पे लगा था। गांव में एक मंदिर था, उस मंदिर पे मेला लगा था। मुगल सैनिकों को छत्रसाल ने क्यों ललकारा? क्योंकि बेटा मुगल सैनिकों ने क्या किया था, उसको मेले में नहीं जाने दिया, रोक दिया। हो सकता है तलाशी करना चाह रहे हैं उसकी, इसके पास कोई हथियार तो नहीं है, इस तरीके से। तो इस पर छत्रसाल ने उसको ललकारा। ठीक। प्रश्न क्रमांक 3 है, अपनी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती से कविता की कोई 4 पंक्तियां सुनाइए। ठीक है, तो कोई भी पाठ की 4 पंक्तियां जो आपको याद हो सकता है, दोहे हों, आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं स्नेह, और तुलसी तहाँ न जाइए, कंचन बरसे में। कोई सी भी 4 लाइनें जो आपको याद हों वो यहाँ पर सुना सकते हो। प्रभु तेरा उपकार कि मैं भारत में रहता हूँ, इसकी भी लाइनें सुना सकते हो, है ना। सीखो कविता है एक आपकी, सीखो जो पाठ है भारत माता का, भारत माँ बच्चों से बोली, है ना, पूर्व दिशा में लाली घोली, तो ये भी लाइनें सुना सकते हो, है ना। अब उस जो लाइनें आप सुना रहे हो उनका अर्थ भी आपको सर को बताना होगा। ठीक है। रहमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डार, जहां काम आवे सोई कहा करे तलवार। तो इसका अर्थ भी आपको अपने शिक्षक को बताना होगा। अगले प्रश्न क्रमांक 4 पर चलते हैं। पठित पाठों से प्रश्न पूछें। तो दिवस, सप्ताह 19 तक जो जो पाठ आपने पढ़े हैं, 11 या 12 पाठ हैं उस वहाँ तक, ठीक है ना। तो हर पाठ से कुछ ना कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। 13 पाठ हैं टोटल बेटा, है ना। 19 सप्ताह तक 13 पाठ हैं। तो आपको इनको उत्तर देने। शांति निकेतन कहाँ स्थित है? आप बता सकते हो शांति निकेतन कहाँ स्थित है? बंगाल में बोलपुर स्थान पर स्थित है। गांधी जी को तांगा न मिलने पर वे भाषण देने कैसे पहुंचे? तो वे साइकिल से गए थे। किससे गए थे? साइकिल से भाषण देने पहुंचे। अगला है बेटा जगदीश चंद्र बसु वाला पाठ आपने पढ़ा होगा। तो जगदीश चंद्र बसु को लंदन विश्वविद्यालय ने कौन सी उपाधि दी? तो आप इसका उत्तर बता सकते हो। जगदीश चंद्र बसु को लंदन विश्वविद्यालय ने कौन सी की जगह लिख देना? डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि दी। ये सारे के सारे पाठ बेटा हम पढ़ चुके हैं। बालक किस पेड़ पर बैठकर कन्हैया बनना चाहता है? तो इस किस की जगह लिख दोगे आप? बालक कदम्ब के पेड़ पर। कहां पर? कदम्ब के पेड़ पर बैठकर कन्हैया बनना चाहता है। प्रश्न क्रमांक 5, खजूर के पेड़ की तरह बड़ा क्यों नहीं होना चाहिए? तो ये अभी बेटा नीत के दोहे पाठ से लिया गया है। तो खजूर के पेड़ की तरह लंबा नहीं होना चाहिए, क्योंकि न तो खजूर के पेड़ में छांव होती है और फल भी उसमें बहुत दूर लगते हैं, मतलब ऊंचाई पे लगते हैं। इसके बाद बेटा प्रश्न क्रमांक 5 बहुत ही अच्छा है, इसके जवाब आपको देने हैं। आपको किसी भी एक विषय पर 5 वाक्यों में अपने विचार रखने हैं। स्कूल या घर पर पानी के सही उपयोग। तो बेटा जल है तो कल है, हमें पानी बचाना चाहिए। अगर हम पानी बर्बाद करेंगे तो धीरे धीरे पानी समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लोगों की ज़रूरत के लिए भी पानी नहीं बचेगा। इसलिए हमें जितने पानी की ज़रूरत है उतना ही पानी उपयोग में लाना चाहिए।
वाक्य नंबर 2, यदि बादल रंगीन पानी बरसाते तो क्या होता? सोच के बताओ। अगर बादलों से रंगीन पानी बरसता तो हम देख रहे हैं कि अगर हम आटा लगाते, कुएं का पानी भी रंगीन होता है ना। गाय बकरी भैंस जो पानी पीती रंगीन होते। आटा लगा दे तो आटा भी बड़ा लाल हरे पीले रंग का हो जाता। हम गिलास में पानी रखते तो गिलास भी ऐसा लगता कि हम पानी पी रहे हैं। खून बिल्कुल लाल पानी होता, हरा पानी होता है ना। ऐसा लगता कि हम शराब पी रहे हैं। शराब अलग अलग रंग की होती है, तो पानी भी अगर रंगीन होता तो लोगों को क्या लगता कि ये तो शराब पी रहा है ना। आसपास के किसी मेले का वर्णन, आपने जो मेला देखा है, मान लो आपने धार का मेला देखा, धार जिले का, या मुरैना जिले का मेला देखा, उज्जैन शहर में जो रहते हैं उज्जैन का मेला देखा, वहाँ पर एक सर्कस भी लगा हुआ था, एक मौत का कुआं बना हुआ था जहाँ मोटरसाइकिल चल रही थी दीवालों पर, है ना। हमने बड़े बड़े झूले देखे, बहुत अलग अलग प्रकार के झूले देखे, बहुत ऊंचे ऊंचे, एक नाव वाला झूला देखा था। हमने मिठाइयाँ भी खाई, गुब्बारे खरीदे, निशाना लगाया। ये चीज़ें मेले के बारे में आप बता सकते। केवल 5 वाक्य बताने हैं आपको। आप अपना जन्मदिन कैसे मनाते हैं इसके बारे में बहुत सरल सरल टॉपिक दिए गए बेटा। आप जानते हो हम अपने जन्मदिन पर नहाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, मंदिर जाके पूजा करते हैं, घर में खाना बनता है, खीर पूड़ी मिठाइयाँ बनती हैं, शाम को हम केक लेके आते हैं, केक को काटते हैं, है ना। हैप्पी बर्थडे का सजावट करते हैं, कमरे की फ़ोटो खींचते हैं, डांस करते हैं, नाच गाना होता है। इस तरीके से बता सकते हो। अगला है, यदि आप पंखे होते तो क्या करते? बताओ। पंखे बना दो आपको तो क्या करेंगे? हम पंखे होते तो बहुत अच्छी हवा देते, ठंडी हवा देते। पंखे में हम लाइट भी लगवा लेते, लाइट उजाला करते। किसी व्यक्ति की आवाज़ सुन के चालू बंद हो जाते, हम आवाज़ से चालू बंद होते। हमको चालू बंद करने के लिए जो स्विच की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस तरीके से। छठवा है, टीवी का कार्यक्रम जो तुम्हें पसंद हो, जो कार्यक्रम आप देखते हो। जैसे मेरी पसंद का कार्यक्रम बोलूँ तो मुझे तो मैच पसंद है, किसी को मोटू पतलू का कार्टून पसंद है ना, किसी को और कोई कार्टून पसंद है, सिंचैन वाला कार्टून पसंद है, किसी को गाने सुनना पसंद है। तो जो पसंद है उसके बारे में बोल सकते हो आप। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये स्वतंत्र अभिव्यक्ति है, आपको अपने मन से बोलना है। प्रश्न क्रमांक 6 देखिए जरा, इसमें क्या है। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दांतों तले उंगली दबाना का अर्थ क्या है? दांतों तले उंगली दबाना मतलब आश्चर्य होना। बियाबान शब्द का अर्थ बताइए। बियाबान का इसका अर्थ होता है प्यारे बच्चों, कोई ऐसी जगह है, बियाबान मतलब जहां पर कोई इंसान न रहता हो। जो बंजारे वाला पार्ट था, तो बंजारा जंगल से गुजर रहा होता, वो बियाबान जंगल था, बीच में कोई भी इंसान न रहता हो, निर्जन जगह है। तो ये था बेटा आपका आवधिक आकलन। इसको अच्छे से समझें, 1-2 बार वीडियो को देखें, बार बार देखें, और अपने जो मौखिक और लिखित प्रश्नों को तैयार करें। जब शिक्षक आपका आकलन करें तब उनके सामने आपको ये अभ्यास पुस्तिका में हल करना है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। यहाँ तक हमारा लगभग 70% कोर्स खत्म हो चुका है। बाकी के बचे हुए आगे के टॉपिक के बारे में हमारे वीडियो निरंतर आते रहेंगे। बस इसी तरह आप हमारे सारे वीडियो देखते रहिए और कुछ न कुछ नया रोजाना सीखते रहिए। चलिए फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।